एससी ओबीसी की जाति खत्म हो जाए और ये लोग विचारधारा से जुड़ जाएं। ये बुद्ध, साहू, फुले, अंबेडकर की विचारधारा को मानने लगे तो बीजेपी 4 दिन में चुनाव हार जाएगी। लेकिन इनको जमात अच्छी नहीं लगती है, अंतिम दिन उनको जाति प्रिय हो जाती है। 2025 में आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये लोग संविधान बदलकर नया संविधान ला रहे हैं। मैंने ये मन बनाया है कि कम से कम 1 करोड़ हाथों में मैं संविधान पहुंचाऊंगा और संविधान की मौजूदगी में बहुजन समाज को क्या मिला ये बताऊं। अगर मैं संविधान का प्रचार करता हूं तो यह आप मान लीजिए कि मैं बुद्ध का प्रचार करता हूं। और मुझे भय है अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये जुर्मी लोग ये मेरे शरीर से चीवर उतार सकते हैं। वो बिना काम किए एमपी एमएलए बन जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ये संविधान की बदौलत है, नहीं तो ये सब मजदूरी कर रहे होते। देखिए, अटल बिहारी जी आए तो पुरानी पेंशन खत्म कर गए, मोदी जी आए तो नौकरी खत्म कर गए। आखिर ये चाहते क्या है? याद रखना, ये संविधान बच गया तो जिंदगी बचेगी, न जहाँ से बाबा साहब खींच के लाए वहीं हम लोगों को ले जाया जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रतन थेरा जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं क्योंकि बहुजन आंदोलन में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बौद्ध धम्म के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अभी एक संविधान रथ आपने बनवाया, उसको लेकर के आप पूरे प्रदेश का भ्रमण करना चाहते हैं। 3-4 जिलों में भ्रमण हो भी गया है। मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, पूरा भारत जानता है हक वंचित, असहाय, कमज़ोर, कमेरा समाज ये अंदर खाने महसूस कर रहा है कि आज उसके जो चेहरे पर चमक है वो संविधान की बदौलत है। और कुछ आतताई उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे कि रूमर है कि 2025 में आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये लोग संविधान बदलकर नया संविधान ला रहे हैं और मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं। इस अंदेशा के कारण मैंने ये मन बनाया है कि कम से कम 1 करोड़ हाथों में मैं संविधान पहुंचाऊंगा और संविधान की मौजूदगी में बहुजन समाज को क्या मिला ये बताऊंगा। ये उद्देश्य लेकर के मैं निकला हूँ। आप एक बौद्ध भिक्षु हैं तो आपको तो धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, आप संविधान के प्रचार में लगे हैं। बाबा साहब ने लगभग 35 साल अध्ययन किया, सभी धर्मों को पढ़ा, लेकिन जब संविधान बनाने का मौका उन्हें मिला तो बाबा साहब ने तथागत भगवान बुद्ध के पंचशील, उनका आर्य अष्टांगिक मार्ग और उनके नैतिक विचार, जितने भी सिद्धांत थे बुद्ध के, वो मानवता के आधार पर संविधान में डाल दिए। अगर मैं संविधान का प्रचार करता हूँ तो यह आप मान लीजिए कि मैं बुद्ध का प्रचार करता हूँ। और मुझे भय है अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये जुर्मी लोग ये मेरे शरीर से चीवर उतार सकते हैं। इसलिए मैं संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए निकला हुआ हूँ। अभी आपने कहा कि ये पहला चरण था जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिले घूमे। दूसरा चरण कब से शुरू हो रहा है और कितने जिले कवर होंगे? दूसरा चरण हमारा 17 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें मथुरा से हम शुरू करेंगे। आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, औरई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सुल्तानपुर और लखनऊ। 15 जनवरी को लखनऊ में समापन होगा। लगभग ये हमारा 80 दिन का कार्यक्रम है और 80 दिन में हम लोग लगभग हज़ारों लोगों के हाथों में संविधान पहुंचाएंगे। मैं आपके तमाम सारे कार्यक्रमों में भी गया हूँ। मुझे लगता है ये नकारे राजनीतिज्ञों को जो चीज़ करनी चाहिए लोगों की जागरूकता के लिए, वो काम आप उनसे ज़्यादा बेहतर कर ले रहे हैं। सीमित संसाधनों में क्या बताएं, उनको ये काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। वो बिना काम किए एमपी एमएलए बन जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ये संविधान की बदौलत है, नहीं तो ये सब मजदूरी कर रहे होते। लेकिन मैं एक जागरूक व्यक्ति हूँ, बौद्ध भिक्षु होने के नाते इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस अलग अलग रंगों के भारत को बचाने के लिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। जिस संविधान ने हक वंचित व्यक्ति के चेहरे पर चमक दी है, मैं जीवन लगा करके इस संविधान को बचाने के लिए संकल्पित हूँ। रथ जब किसी गांव में पहुंचता है तो क्या तरीका होता है? रथ ले जाकर के कैसे लोगों को संबोधित करते हैं, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं? जब हमारा संविधान रथ किसी गांव में पहुंचता है, वहाँ पहले से लोगों को पता होता है, वो लोग पहले से ही व्यवस्थाएं करके रहते हैं। साउंड सिस्टम पूरा हमारे रथ के ऊपर है। ऊपर चढ़ कर के जीने से हम लोग रथ के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ से ज़्यादा भीड़ होती है तो गांव को संबोधित करते हैं, और अगर कम लोग होते हैं तो
तो नीचे संबोधित करते हैं। संविधान की मौजूदगी बताई जाती है, नैतिक आचार नियम सिद्धांत बताए जाते हैं, और संविधान नहीं रहेगा तो क्या स्थिति होगी हक वंचित असहाय कमज़ोर समाज की, ये बताते हैं। और संविधान उनके हाथों में देकर बस रथ के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर हम लोग अगले गांव में चले जाते हैं। आप तमाम समसामयिक मुद्दों पर जागरूक रहते हैं। अभी बिहार के जातिगत सर्वे सामने आया है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हिस्सेदारी तभी तय होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब पता चलेगा कि किसकी इतनी संख्या है। तो ये पहला कदम बिहार के मुख्यमंत्री ने और डिप्टी सीएम ने उठाया, मैं धन्यवाद देता हूं उनको। और अन्य राज्यों पर भी मैं निवेदन करता हूं कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी जातिगत जनगणना कराएं, तो पता चलेगा कि जब भेड़ बकरी की गिनती हो सकती है, हाथी शेर सियार की गिनती हो सकती है, तो एससी ओबीसी माइनॉरिटी की गिनती क्यों नहीं हो सकती है। मैं पक्ष में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने गिनती कराई। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, लोगों को पता चल गया ये जाति इतनी, ये जाति इतनी। जातिवाद कम कहाँ है? एक भी नेता बताइए जाति से मुक्त हो, एक भी आप सामाजिक व्यक्ति बताइए जाति से मुक्त हो। यहाँ 30 साल का अम्बेडकरवादी हमसे जाति पूछता है। मैंने कहा भैया, मैं 27 साल पहले जातियों को 20 जूते मार करके फेंक करके चला आया हूँ, बमुश्किल बुद्ध के आंदोलन में आकर के आदमी बन पाया हूँ, फिर भी आप मेरी जाति जानना चाहते हो। मेरी जाति मानव है, आदमी के अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। अगर आपको और कुछ तलाशना है तो जाके कहीं और तलाश लीजिए। तो ये जातिवाद तो लोगों में भरा है, हालांकि दोष हम उनको देते हैं, ब्राह्मणों को। उनसे ज़्यादा जातिवादी एससी ओबीसी वाले हैं, जो मैं महसूस करता हूँ। तो ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे और कम संख्या वाले शासक बने रहेंगे। अच्छा, बीजेपी को इसलिए खतरा लग रहा है क्या कि वो बड़े आसानी से हिंदू मुस्लिम कर लेती थी, लेकिन जातिवार जनगणना हो जाएगी तो अगड़ा पिछड़ा हो जाएगा? देखिए, बीजेपी के लोग वोटों से तो कभी जीतते ही नहीं है, ना पहले जीते थे ना आगे जीतेंगे। ये लोग सिस्टम से जीतते हैं। ये एमपी एमएलए सेट, ये डीएम एसएसपी सेट करते हैं, ये ईवीएम सेट करते हैं, ये अडानी अंबानी के पैसे का प्रयोग करते हैं और शुरू हो गया है। आप नरेंद्र मोदी की किसी भी रैली में देख लीजिएगा, 50 करोड़ से कम खर्च नहीं होगा। पूरा सरकारी तंत्र लगा है भीड़ ढोने में, और लोगों को डरा डरा करके, जो लोग जीत भी रहे होंगे उनको डीएम से ही डरा के, तो ये लोग वोटों से नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम से और डरा धमका के जीत रहे हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो बीजेपी के 5 एमपी नहीं जीतेंगे पूरे भारत में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। पुरानी पेंशन वाली भीड़ जुटती है, लाखों की दिखाई नहीं जाती। देखिए, अटल बिहारी जी आए तो पुरानी पेंशन ख़त्म कर गए, मोदी जी आए तो नौकरी ख़त्म कर गए। आखिर ये चाहते क्या हैं? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जो जीने का अधिकार मिला है वो सरकारीकरण से मिला है, ना कि निजीकरण से मिला है। मैं निजीकरण के खिलाफ हूँ, और निजीकरण अगर हो जाएगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आखिर जो पिछाड़े गए, जो दबाए गए, जिनको सालों सालों पीटा गया, उन लोगों की हिस्सेदारी कब मिलेगी? मैं एक बौद्ध भिक्षु होकर के भी मैं चाहता हूं कि जो वंचित रह गए शिक्षा से, धन से, सत्ता से, उन्हें बराबर लाने के लिए आरक्षित किया जाए और उन्हें मौका दिया जाए। देखिए, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहब ने पूरे देश को 135 सांसद दिए आरक्षण के माध्यम से, लेकिन आज दिन तक कोई एससी ओबीसी की पार्टी नहीं हो पाई जो 135 सांसद जिता लेती। ये आरक्षण की बदौलत है, और अगर ऐसा नहीं रहेगा तो एमपी एमएलए नहीं होंगे। अब इस समय चुनाव तो पैसों से हो रहा है, वोटों से कहाँ हो रहा है। आप चाहे जितने ईमानदार पत्रकार बने रहिए, मैं चाहे जितना ईमानदार बौद्ध भिक्षु बना रहूँगा, आप चुनाव लड़िएगा तो 5000 वोट मिलेगा, ज़िंदगी भर बेइज्जती हो जाएगी। इस समय धन से चुनाव हो रहा है, इस समय अरबों खरबपति चुनाव लड़ रहे हैं। ईमानदार किसान, ईमानदार डॉक्टर, ईमानदार पत्रकार घर में बैठे चर्चा करें। ये चुनाव आपके बस का नहीं रहा, इसलिए बुद्धिजीवी लोग आओ, इस चुनाव को वोटों से कराओ, नोटों से बंद कराओ, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी संविधान बचेगा। इस बार उम्मीद है कि इस जाति सर्वे की वजह से 85-15 की लड़ाई देखने को मिलेगी। देखिए, अगर एससी ओबीसी की जाति खत्म हो जाए और ये लोग विचारधारा से जुड़ जाएं, ये बुद्ध साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को मानने लगे, तो बीजेपी 4 दिन में चुनाव हार जाएगी। लेकिन इनको जमात अच्छी नहीं लगती है, अंतिम दिन उनको जाति प्रिय हो जाती है और अपनी जाति में वोट कर देते हैं। कम संख्या वाला नेता भी जाति में चुनाव जी, हाँ, उनको जाति नेताओं में ढूंढते हैं। जमात पसंद नहीं, जाति पसंद होती है तो कम संख्या वाले एमपी एमएलए बन जाते हैं, फिर रोना रोते हैं कि क्या करें क्या करें। तो यही होगा, जाति को महत्व देकर, विचारधारा को महत्व दो, शासक बनो। आगामी जो हमारा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद
उत्तर प्रदेश से सटे हुए मध्य प्रदेश के ज़िले 15 हैं, उनमें कार्यक्रम लग गया है। पूरे पंजाब में लग गया है, हरियाणा में लग गया है, राजस्थान के 11 ज़िलों में कार्यक्रम लग गया है और बिहार के भी कार्यक्रम लग गया है। क्योंकि साल 2 साल ये कार्यक्रम चलेगा, तब हम 1 करोड़ संविधान घर घर पहुँचाएंगे। 1 करोड़ संविधान घर घर पहुँचाने की जिम्मेदारी हमने ली है। आदमी है बहुजन समाज के 125 करोड़। मैं 124 संगठनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप भी घर से निकलिए, आलोचना करना बंद करिए, बुराई भलाई करना बंद करिए और घर घर संविधान पहुंचाइए। याद रखना, ये संविधान बच गया तो जिंदगी बचेगी, न जहां से बाबा साहब खींच के लाए वहीं हम लोगों को ले जाया जाएगा और वो हस्र किया जाएगा हमारा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं बौद्ध भिक्षु होकर इस समय संविधान घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं और आपसे अपील कर रहा हूं, आप इस अभियान में हमारा सहयोग करिए। इस समय इससे बड़ा मुद्दा और इस समय बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।